नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। साल 1947 से लेकर 70 सालों तक भारत ने आंखें झुकाकर पड़ोसी देशों का इस्तकबाल किया। उनकी सभी गलतियों को देखते हुए भी कान आंखें बंद किए रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि इन देशों का हौसला निरंतर बढ़ता चला गया और परिणाम नेपाल जैसे देश के रूप में सामने आया, जो भारत के ही टुकड़ों पर पलकर आज भारत को ही आंखें तरेर रहा है। केवल नेपाल ही नहीं, बांग्लादेश भी भारत को अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया है। चीन पाकिस्तान की तो फिलहाल बात करना ही छोड़ दीजिए। बांग्लादेश से पिछले दिनों हुई अवैध घुसपैठ में बीएसएफ ने 3 मुल्लाओं को हुरों के दीदार क्या कराए, बांग्लादेश भड़क गया है। यह पहली बार है जब भारतीय सेना ने इतनी कठोर कार्रवाई की है। अन्यथा इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के हौसले इस कदर बढ़ चुके थे कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक शरणार्थी इसी मुल्क से आए हैं। पर अब मोदी सरकार का कड़ा संदेश है कि अगर भारतीय सीमा में कोई भी अनाधिकृत प्रवेश करता है तो ठोक डालो। खास बात यह है कि देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले घुसपैठियों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के तहमंदबाज हैं। इन्होंने भारत में जो गंदगी फैलाई है उसने इस देश की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने तक को प्रदूषित कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीपी इस घुसपैठ में बड़ी भूमिका निभाती आई है। 17 अक्टूबर 2019 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने बीएसएफ के एक जवान को शहीद कर दिया था, मगर मोदी सरकार ने तब भी सहनशीलता दिखाई थी। पर अब सरकार को समझ में आ चुका है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। बांग्लादेश के 3 घुसपैठिया ठोके गए तो शेख हसीना सरकार ने ऐसा कदम उठा दिया जिसके लिए भारत के बार बार निवेदन पर भी वे तैयार नहीं होती थी। शेख हसीना ने भारत से कहा है कि वह उनके नागरिकों को गोली नहीं मारे, बल्कि उन्हें पकड़कर बीजेपी के हवाले कर दे। बड़ी बात यह है कि भारत की गोली से अपने नागरिकों को बचाने के लिए बांग्लादेश ने अपने इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है, ताकि कोई भी बांग्लादेशी भारतीय सीमा में जाकर हुरों के लिए अपना रिजर्वेशन ना करा सके। इसका मतलब यह है कि भारत में घुसेंगे तो 2 गज जमीन के नीचे दबेंगे। वैसे भी पड़ोसी को जितना डराकर और दबाकर रखा जाए वह उतना ही हितकर होता है। भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को सहन करने की सभी सीमाएं लांघी है, जिसके बाद इन्होंने सिर उठाकर भारत की आंखों में आंखें डालने की कोशिश की है। जो काम 70 सालों तक खुशामद करने के बावजूद बांग्लादेश करने को राजी नहीं हुआ, वह 3 मुल्लाओं की पुंगी बजते ही घुटनों पर आ गया। आज बांग्लादेश अपनी तरफ के इलाके में सुरक्षा कर्मियों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है, जबकि नेपाल ने जो पंख फड़फड़ाए हैं उन्हें कुतरने के लिए मोदी सरकार ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है उससे नेपाल में भूचाल आया हुआ है। एक्सपोर्ट 10% से भी नीचे आ जाने से नेपाल में महंगाई दर 9% पर पहुंच गई है, जबकि नेपाल से भारत में आयातित वस्तुएं लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। मोदी सरकार ने आज ही फेस शील्ड, मास्क और पीपीई किट के निर्यात को बैन करने का फैसला लिया है। इससे भी नेपाल में हाहाकार मचना तय है, क्योंकि चीन से नेपाल ने जो कोरोना प्रोडक्ट मंगाए थे वह घटिया होने और उसमें भ्रष्टाचार की खबरें आने के बाद नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनका आयात रोक दिया था। भारत सद्भावना के तौर पर नेपाल को इन प्रोडक्ट का निर्यात कर रहा था, मगर मोदी सरकार के इस आदेश के बाद पीएम केपी शर्मा ओली की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि भारत के इस फैसले को नेपाल के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। देश में कोरोना के विकराल रूप लेने के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, मगर इस निर्णय का असर नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों पर पड़ना तय है। पीएम ओली ने पिछले 2 महीने तक पीठ पर पत्थर बांधकर पहाड़ पर चढ़ने की जो कोशिशें की थी वह कमजोर साबित हुई है। अब ओली उसी पहाड़ से लुढ़कते हुए लौट रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से आई बाढ़ ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया है। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली गंडक, कोसी, राप्ती, बागमती और घाघरा नदी ने नेपाल में जबरदस्त कहर बरपा रखा है। काठमांडू में भूस्खलन लोगों की जान ले रहा है और भारी बारिश ने नेपाल को बाढ़ के आकोश में धकेल दिया है। पर हैरानी की बात यह है कि जिस चीन की धोती पहनकर ओली नाचे थे वही चीन न तबला बजाने आया और न ही बीन बजा रहा है। ऐसे में ओली एक बार फिर भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। उन्होंने बाढ़ से निपटने में भारत से वार्ता करने और मदद की अपील की है। नेपाल के कई हिस्सों में बीते 5 दिनों के दौरान भारी मानसूनी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन में 25 से ज्यादा लोग चल बसे हैं। इस बार भारत ओली सरकार की कोई मदद नहीं कर रहा है, जिससे यहाँ के हालात बहुत गंभीर हो गए हैं।
पिछले हफ्ते एक बार फिर ओली ने भारत पर आरोप लगाया था कि उनके देश के सांसद भारत के हाथों में खेल रहे हैं, जिससे उनकी सरकार को गिराने की बू आ रही है। पर अब वही ओली नेपाल को गिरने से बचाने के लिए भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पर भारत अपनी कूटनीति का अंदाज बदल चुका है। अब पड़ोसी देशों के साथ चिकनी चुपड़ी बातों का दौर बीत रहा है। बांग्लादेश को इस अंदाज का आभास हुआ तो उसने खुद ही अपने नागरिकों के भारत में घुसने के दरवाजे बंद कर दिए। नेपाल ने लिम्पियाधुरा का मुद्दा उठाकर हवा में उड़ने की कोशिश की थी। ओली को लगता था कि भारत दौड़ा दौड़ा वार्ता करने आएगा, परंतु भारत सरकार की खामोशी ने नेपाल के सारे मंसूबे हवाई कर दिए। जब भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो नेपाल का विदेश मंत्रालय खुद ही बातचीत का ऑफर देता दिखाई दिया, परंतु मोदी सरकार ने तब भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब यह कि ओली की चीनी धोती झोली में तब्दील हुई और उन्हें अपनी ही डोली के उठने का डर सताने लगा। पर इसी बीच कश्मीर की मीडिया सर्विस की रिपोर्ट ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के फैसले को उजागर करके घाटी में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार घाटी में हिंदुओं को बसा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने ताजा फैसले में यह निर्णय लिया है कि वह कश्मीर में 30,000 हिंदुओं को जल्द बसाएगी, जबकि 15,000 से ज्यादा हिंदुओं को इन इलाकों में बसाया जा चुका है। कश्मीर मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत की मोदी सरकार द्वारा हिंदुओं को बसाने जैसा कदम कश्मीर मुसलमानों पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत है। वहीं इन हिंदुओं को बसाने का फैसला ऐसे समय में किया गया है जब कोरोना वायरस के मुकाबले के बहाने कश्मीरी जनता को उनके घरों में कैद कर रखा है। वैसे भी कश्मीरी मुसलमान बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यकों की सुविधाएं हड़प रहे थे। ऐसे में उन्हें कानूनी रूप से अल्पसंख्यक बनाने का इससे बढ़िया तरीका दूसरा नहीं हो सकता था। बड़ी बात यह है कि यहां बसाए जा रहे हिंदू और सिखों की यह गिनती कश्मीर से निकाले गए पंडितों से अलग है। जिन हिंदुओं को यहां बसाया गया है उनमें केंद्र सरकार के अधीन सुरक्षा कर्मियों की तादाद बड़ी संख्या में है। इसके अलावा संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों को भी घाटी में बसाया गया है ताकि वे जमीनी स्थिति से परिचित होकर यहां संगठन को मजबूत कर सके। पिछले दिनों हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने एक स्पेशल रिपोर्ट इसी चैनल पर प्रसारित की थी, जिसमें बताया गया था कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की एक योजना तैयार की है। इस पुलिस भर्ती में जम्मू कश्मीर के साथ देश के सभी युवाओं को मौका मिलेगा और पूरे देश में इस पुलिस भर्ती के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। भारत सरकार के इस प्रयास को भी घाटी को पूरी तरह से भारत से जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। यानी पीएम मोदी जो बाण चला रहे हैं उनसे केवल पड़ोसी देशों के कट्टरपंथियों की बैंड नहीं बज रही है, बल्कि देश में मौजूद अलगाववादियों को भी अलग थलग किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कश्मीर मीडिया सर्विस को इसकी भनक तब लगी जबकि हजारों हिंदुओं को 4 महीने में कश्मीर में बसाया जा चुका था। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर हिंदू इलाकों में बसाए गए हैं जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने आतंकवाद मुक्त कर दिया है। इनमें डोडा और ताल प्रमुख हैं। इसके अलावा श्रीनगर में बड़ी संख्या में हिंदू बसाए जा रहे हैं। अब अगर पीओके पर भी सरकार कुछ नजर इनायत करे तो फिर मोदी सरकार की बात ही अलग होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। देखिए, मुल्ला जी चले बाजार को, पैन बदन पर कच्छे, साथ में चली बेगम, पीछे 12 बच्चे। सैल्यूट मारकर इमरान बोला, एक तुम ही टोपीबाज सच्चे। इसका मतलब यह है कि